साथियों नमस्कार। वीसी जोधपुर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सबका स्वागत। साथियों बीएसटीसी और पीटीटी की संपूर्ण फ्री कोर्स की कक्षाओं की श्रृंखला में आज मैं फिर से आपके सामने हिंदी की अपनी अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथियों इससे पूर्व की हिंदी की कक्षा में अपने वर्ण विचार और अक्षरी खंड पर लंबी चर्चा की थी। आज हम उससे आगे को कंटिन्यू करेंगे। उस कक्षा में हमने वर्णों का सामान्य वर्गीकरण, उनकी संख्या, उनके नाम और अलग-अलग वर्गों में विभाजित करके सामान्य प्रश्नों को हल करने लायक योग्यता के बारे में बात की थी। अब हम आज की कक्षा में वर्णों का अधिक विस्तृत विभाजन देखेंगे, जहां से सामान्य प्रकार के प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, वहां की हमारी समझ समझ विकसित होगी। देखिए साथियों, वर्ण विचार में आज अपना जो टॉपिक है बड़े हिसाब से इस तरह रहेगा, वर्ण वर्गीकरण, यानी वर्णों का हम बड़े स्तर पर वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं। तो आज के वर्गीकरण में हमारा पहला आधार रहेगा उच्चारण स्थान। साथियों उच्चारण स्थान प्रश्नों की दृष्टि से बहुत ही काम का और बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाला हेडिंग है। इसलिए इसको हम थोड़ा ध्यान से और पूरी तरह से अच्छे से वर्गीकृत करेंगे। इसमें आपको प्रत्येक वर्ण का एक विशिष्ट उच्चारण स्थान जो है याद रखना होगा। पहली बार में हम समझने के लिए उसको याद रखेंगे और धीरे-धीरे उसमें हम ऐसी योग्यता विकसित करेंगे जिससे कि याद न रखना पड़े, रटना ना पड़े। हम स्वयं वर्ण का उच्चारण करके ये तय कर सकें कि उसका उच्चारण स्थान कौन-सा होगा और कौन-सा उसका ध्वनि नाम रहेगा। साथियों इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, एक सारणी बनानी पड़ेगी जिसके माध्यम से हम समझ पाएँगे, जिसमें हमारे मध्य में रहेंगे उच्चारण स्थान कि किसी वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान कौन-सा है। आगे हम उसका ध्वनि नाम लिखेंगे। ध्वनि नामों का मतलब होता है, कई बार हम देखते हैं कि वर्ण, कोई एक वर्ण दिया जाता है, उससे पूछा जाता है इसका ध्वनि नाम कौन-सा है? कंठीय है, ओष्ठीय है, मूर्धन्य है, तालव्य है, कौन-सा है? उसके लिए ध्वनि नाम शब्द का प्रयोग करते हैं। इधर वर्ण समूह रखा जाएगा। वर्णों का समूह या वर्णों का वर्ग रखा जाएगा कि विशिष्ट वर्ग के वर्ण जो है कौन से उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ उच्चारण स्थानों की बात करते हैं कि कौन-कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। तो देखिए उच्चारण स्थान होते हैं कंठ पहला, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, नासिका। एक बार के लिए इतने ही लेते हैं। अब ये उच्चारण स्थान क्या है? तो हमारे जो यहाँ पे नाम लिखे हैं, ये हमारे स्वर यंत्र या फिर वाक तंत्र के अलग-अलग अंगों का नाम है। जैसे देखिए सबसे पहले है कंठ, जो कि स्वर यंत्र का सबसे निचला हिस्सा है, सबसे पिछला हिस्सा है। उसके बाद आता है तालु, जो कि गले के ऊपर वाला हिस्सा है, कंठ के आगे। कंठ तालु के बाद आता है मूर्धा। मूर्धा हमारे जीभ के एकदम ऊपर का हिस्सा है, जहाँ पर जीभ ऊपर को टच करती है। और फिर रहता है दंत। दंत का मतलब है हमारे दांत। जीभ जब दांतों को स्पर्श करके विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करती है, तो उस स्थिति में वो दंतीय व्यंजन वर्ण कहलाते हैं या दंत से ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर है ओष्ठ। जिन ध्वनियों का उच्चारण हम होठों से करते हैं उनको कहते हैं ओष्ठीय व्यंजन और उनका उच्चारण स्थान रहता है होठ। जैसे कि मैं बोलूं प, तो प ध्वनि बोलने के लिए हमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों को मिलाकर ध्वनि को उच्चरित करना पड़ता है, इसलिए उनको ओष्ठीय कहते हैं। और नासिका, जैसा कि हमने वर्णों के वर्गीकरण में स्पर्श व्यंजनों में देखा था कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है, उसके उच्चारण के लिए नासिका का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अंग, य, ण, न और म, इनकी ध्वनि नासिका से होकर गुजरती है, तो उनके लिए जो विशिष्ट उच्चारण स्थान का प्रयोग होगा उसको कहेंगे नासिका। अब उच्चारण स्थान का क्या महत्व है? तो उच्चारण स्थान वह स्थान होता है, पूरे के पूरे स्वर यंत्र का वह स्थान, जिस स्थान से ध्वनि उत्पन्न होने के कारण वर्ण का उच्चारण हुआ, तो उसको उसका उच्चारण स्थान कहेंगे। मूलतः बोर्ड पे मैंने 6 उच्चारण स्थान लिखे, इसके अलावा एक होता है जिह्वा मूल। जिह्वा मूल, इसको स्वर यंत्र भी कहते हैं, स्वर तंत्र। अब ये जो मूलतः 3, 3, 6 और एक 7 है, ये मूल उच्चारण स्थान होते हैं। तो उच्चारण स्थानों की अगर संख्या पूछी जाए कि उच्चारण स्थान मूल रूप से कितने होते हैं, तो इनकी संख्या रहती है 7। मूल उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी? 7। अब बीच में जगह इसलिए छोड़िए कि यहाँ और 3 उच्चारण स्थान आएंगे, लेकिन वो मूल नहीं है, वो कुछ अन्य उच्चारण स्थानों के साथ मिलकर नया रूप तैयार करते हैं। मूल रूप से उच्चारण स्थानों की संख्या होती है 7। तो उच्चारण स्थल क्या होता है और उच्चारण स्थलों की संख्या कितनी होती है, यहां से अपने सबसे आसान और सबसे पहले प्रकार के सवाल बनते हैं। फिर देखिए
अगले महत्वपूर्ण सवाल क्या बनते हैं कि कौन सा विशिष्ट व्यंजन या कौन सा विशिष्ट स्वर कौन से उच्चारण स्थान के अंतर्गत आता है या उसका उच्चारण कौन से उच्चारण स्थल से होता है। इसके लिए अपने को इस तरफ वर्गों का समूह लिखना पड़ेगा, वर्णों का समूह कि कौन सा वर्ण समूह विशिष्ट उच्चारण स्थान के अंतर्गत आता है। तो साथियों, वर्णों के अंदर सबसे पहले हमारे सामने रहते हैं स्वर, फिर आते हैं व्यंजन। व्यंजनों में अलग अलग वर्ग के व्यंजन, जैसा कि हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। कौन सा वर्ण समूह जो कौन सा व्यंजन समूह है कौन से उच्चारण स्थान के अंतर्गत आएगा उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, 5 जो ऊपर के उच्चारण स्थान है इनका उपयोग करते हुए हम करीब करीब अपने स्वरों का और व्यंजनों का पहले वर्गीकरण करते हैं। तो पहला ही पहला उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ से कौन कौन से स्वर उच्चारित होते हैं, पहले हम स्वरों का विन्यास लिखेंगे, कौन से उच्चारण स्थल से स्वरों का उच्चारण होता है। तो सबसे पहले स्वरों में अ और आ, इन दोनों स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ रहता है। उसके बाद ई और ई, इन दोनों स्वरों का उच्चारण स्थान तालु रहता है, यानी इनके बोलने के लिए तालु का प्रयोग करना पड़ता है। ई और ई अगर उच्चारण करके देखो तो जीभ जो है मुर्दा और जीवा के बीच में से ध्वनि निकलने पर ई और उई बनता है। और फिर रहता है ऊ और ऊ। होठों को गोलाकार करके ऊ और ऊ की ध्वनि निकलती है, मतलब जो ऊ और ऊ है वो ओष्ठीय व्यंजन, ओष्ठीय स्वर होते हैं, ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं ऊ ऊ। इसके बाद रहता है री। तो री जो है उसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इस तरह से। और अब आगे बचे ए आई और ओ औ, दो ही स्वर। अब इन दोनों स्वरों का जो उच्चारण स्थल है एक नहीं होकर दो दो उच्चारण स्थल है, जिनको हम 6 से आगे लिखेंगे। 7, 8, 9 और अंतिम रहता है 10वां उच्चारण स्थल जो कि जीवा मूल है। अब कुल 10 उच्चारण स्थल हम पढ़ेंगे, जिनमें से मूल उच्चारण स्थल कितने हैं? 7। बाकी के 3 कैसे हैं? तो बाकी के 3 ऐसे उच्चारण स्थल है जिनमें दो दो उच्चारण स्थान साथ में आते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी कि जो है री के बाद के स्वर ए आई और ओ औ कहाँ रहते हैं? तो ए आई और ओ औ का विन्यास अब हम इस प्रकार करेंगे, ए आई, ओ औ और फिर ये जीवा मूल रह जाता है। इस प्रकार अपने ये स्वर पूरे हुए। लेकिन अब ए आई और ओ औ के उच्चारण स्थलों का नाम क्या होगा? तो इनके उच्चारण के लिए एक नहीं बल्कि दो उच्चारण स्थलों की मदद चाहिए होती है। ए आई कंठ तालु से बोले जाते हैं। ए और आई का उच्चारण जो है कंठ और तालु दोनों की मदद से होता है। ओ औ कंठ और ओष्ठ की मदद से बोले जाते हैं। कंठ के साथ साथ ओष्ठ की भी मदद लेनी पड़ती है ओ औ के उच्चारण के लिए। और फिर आगे जो रहता है ये अभी अभी के लिए हम खाली छोड़ेंगे, इसका नाम आगे लिखेंगे जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। एक बार पूरे के पूरे स्वरों के बारे में वापस ध्यान देते हैं हम कि अ आ जो है उसका उच्चारण स्थल है कंठ, और कंठ से उद्भव होने वाली ध्वनियों का नाम क्या रहेगा? कंठीय। यानी जिन जिन वर्णों का, जिन जिन स्वरों का, जिन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थल कंठ होगा उन ध्वनियों का ध्वनि नाम कंठीय रहेगा। वैसे ही तालु से उत्पन्न होगी उनका नाम तालव्य रहेगा। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे, या तो किसी वर्ण विशेष का उच्चारण स्थल पूछा जाता है या फिर उच्चारण स्थल से उत्पन्न होने वाले वर्ण की ध्वनि का नाम पूछा जाता है। तो उच्चारण स्थल अगर हमारे कवर हो जाते हैं तो ध्वनि नाम तो इन्हीं से मिलते जुलते होते हैं, इनमें कुछ विशेष समस्या आने वाली नहीं है। यहाँ पे सबसे विशेष जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है इन वर्ण समूहों को कौन से विशिष्ट उच्चारण स्थान के अंतर्गत रखना है उसके लिए। तो इसको हम ऐसे ही याद रखेंगे। सबसे पहले अपने को स्वरों का वर्गीकरण जो है पूरे के पूरे समूहों के अंदर कर देना है। जब स्वरों का वर्गीकरण हो जाता है तो उसके बाद हम व्यंजनों पर चलेंगे। अब साथियों देखिए, जब व्यंजनों पर चलते हैं तो व्यंजनों के हमने जैसा विन्यास पहले किया था उसी हिसाब से देखते हैं सबसे पहले व्यंजन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन आते हैं। अब स्पर्श व्यंजनों को यहाँ पर हमें बांटना होगा। बड़ा ही सरल तरीका है देखना कि सबसे पहले क वर्ग के जो पांचों व्यंजन होंगे वो पांचों के पांचों कंठ से उच्चारित होंगे। क ख ग घ और य। बोलकर देखिए इन क ख ध्वनि कहां से उत्पन्न हो रही उस स्थान को हमें कंठ मानना है। और क से नीचे यानी गले के अंदर की तरफ कोई और उच्चारण स्थल नहीं है, तो पहला अंत की तरफ अंदर की तरफ अपने को कंठ को उच्चारण स्थल मानना है। क के बाद जो है तालु से च वर्ग का उच्चारण होता है। तो पहले क बोलकर देखिए फिर च,
हम पाएंगे कि क के बाद च थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाता है। फिर जो है ट वर्ग, ट वर्ग का उच्चारण स्थल कौन सा रहेगा? मूर्धा। कंठ तालु के बाद मूर्धा से ट वर्ग होता है। देखो जहां कहीं भी हम हिंदी साहित्य में यह लिखते हैं कि मूर्धन्य साहित्य या मूर्धन्य साहित्यकार है, तो ऐसी साहित्यिक रचनाओं में ट वर्ग के वर्णों का ज्यादा प्रयोग होता है, जिसके कारण उसमें थोड़ा वीर रस प्रधान हो जाता है, इसलिए उनको ट वर्ग के मतलब जो है मूर्धन्य कहा जाता है। यानी जिस वर्ण समूह में अधिक वर्ण मूर्धन्य अ, होते हैं या मूर्धा उच्चारण स्थल से उच्चरित होने वाले होते हैं, उनको कहते हैं मूर्धन्य। तो ट वर्ग जो है मूर्धा के अंतर्गत आता है। फिर रहता है त वर्ग। त वर्ग किस में रहता है? तो त की ध्वनि उच्चरित करके देखिए, त, थ, द, ध, न, पूरी की पूरी ध्वनियां जो है वो जीवा के दांत से टच होने के कारण उत्पन्न होती है। तो त वर्ग को देख लीजिए आप, त का होगा उच्चारण स्थल द और इस ध्वनियों का नाम हो जाएगा दंतीय। एक बार हम इसको भी लिख देते हैं। मूर्धा से उत्पन्न होने वाले ध्वनियों को कहेंगे मूर्धन्य, जो दंत से उत्पन्न होगी उनको कहेंगे दंतीय। जो ओष्ठ से उद्भव होगी उनका नाम हम रखेंगे ओष्ठीय। नासिका से जिनका उद्भव होगा उनको कहेंगे नासिकीय। और जीवा मूल से जिनका उद्भव होगा उनको कहेंगे जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य, जीवा मूल से जिसका उद्भव होगा। जीवा मूल्य कौन से, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि जीवा मूल्य वर्ग के अंतर्गत कौन से व्यंजनों को रखा जाता है। अब देखो ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया। अब त के बाद कौन सा वर्गीय व्यंजन का वर्ग बचा है? तो प वर्ग। अब प का उच्चारण कहां से होता है? तो प का उच्चारण होता है होठों से, ओठ से, प, फ, ब, भ, म, इस प्रकार से। तो प वर्ग पूरा का पूरा ओष्ठीय के अंतर्गत आएगा। अब साथ ही देखिए कि ऊपर से जो कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ 5 उच्चारण स्थल है, इन पांचों के साथ ही पांचों वर्ग सेट हो गए। इनको याद रखने में अपने को ज्यादा समस्या होनी नहीं है। अब स्पर्श व्यंजन पूरे हो जाने के बाद व्यंजनों के अंतर्गत कौन से व्यंजन पीछे छूट जाते हैं? तो अब रहते हैं य, र, ल, व सबसे पहले। तो य का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसको हमें ध्यान रखना है। य कंठ से तो बोला नहीं जाता, कंठ से थोड़ा ऊपर, जहां से च का है वहीं से य का है, इसलिए अपने को याद रखना है कि य का उच्चारण स्थल कौन सा है? तालु। उसके बाद र, री अगर इसमें है तो र भी इसमें, री, र, ट, इनका उच्चारण स्थल एक है, इसलिए र जो है मूर्धा के अंतर्गत रहता है। फिर जो ल है, ल की ध्वनि त की तरह होती है, त, ल। संधि के अंतर्गत कई जगह पे त से ल बन भी जाता है, जिसमें तोरली संधि होती है। तो यहाँ पे जो ल है वो दंती है, उच्चारण स्थल के बीच में रहेगा। अब य, र, ल हो गया। अब व कहां जाएगा? तो व की ध्वनि उच्चरित करने के लिए अपने यहाँ जो खाली जगह छोड़ रखी है, यहाँ पे एक विशेष प्रकार का उच्चारण स्थल होगा जिसको कहते हैं दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें समझने में मदद रहे कि दंतीय और ओष्ठीय दोनों से मिलकर बनता है। अगर इनकी संधि करेंगे तो जाएगा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में रहता है व एकमात्र व्यंजन है जो दंतोष्ठीय है। यहां से प्रश्न अक्सर ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये एक उच्चारण के स्थल के अंदर एकमात्र वर्ण है व का उच्चारण स्थल क्या रहेगा? दंतोष्ठ। और नाम क्या रहेगा? दंतोष्ठीय। इसके वापस आगे के नाम लिखते हैं हम। कंठ तालवीय, कंठ तालवीय, कंठ ओष्ठीय, जिसको हम साथ में कंठोष्ठीय भी लिख सकते हैं, और दंत ओष्ठीय को दंतोष्ठीय भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ध्वनि नाम पूरे होते हैं और उच्चारण स्थल पूरे होते हैं। अब इनके अंदर जो आगे के वर्ण विभाजन है वो महत्वपूर्ण रहते हैं। व तक हो गया। व के आगे क्या रहता है? तो रहता है उष्म, श, स, स, ह। तो श कहां रहता है? यहां पे यश, ऐसे जोड़ के भी हम लिख सकते हैं कि य के साथ श रहता है। अब श का उच्चारण स्थल कौन सा है? तालु। अब यहां से तय होता है कि इसको कैसे बोलेंगे हम। इसको भी स, इन तीनों को हम एक ही तरह नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि प्रत्येक का उच्चारण स्थल अलग अलग है। अब ये जो है श, क्योंकि ये तालु से बोला जाता है, तो जब इस श का उच्चारण करना हो तो जीवा तालु से बीच में से हवा निकालती है, तो तालवीय बनता है। इस सब स को क्या कहेंगे? तालवीय शकार। क्या कहेंगे? तालवीय शकार। और फिर रहता है ये वाला श, ये कहां रहेगा? यहां पे।
अब ये श जो है इसको हम मूर्धन्य कहते हैं, अलग अलग नाम भी है और प्रत्येक का अलग उच्चारण स्थल भी है। फिर क्या रहता है स। अब स, सड़क वाला स किसके साथ जाएगा, तो स की ध्वनि निकालने के लिए दांतों की मदद चाहिए होती है। स को बोलकर देखिए, अगर हमारे दांत नहीं होते तो स की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, जिन लोगों के दांत नहीं होते वो स का उच्चारण कर ही नहीं सकते। तो ये जो सड़क वाला स होता है ये किसके अंतर्गत आएगा, दंतीय के अंदर। तो अब ये तीन स और तीनों का अपना विशिष्ट उच्चारण स्थल है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स सर कौन सा लिखना है, तो मूर्धन्य लिखना है, तालव्य लिखना है या दंतीय लिखना है। यहां से हमारी पूरी समझ पता चलती है, पूरा पूरा का पूरा उच्चारणों का पता चलता है कि उच्चारण हम शुद्ध करते हैं या अशुद्ध करते हैं। ये बातें हमारी भाषा पर पकड़ के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। तो स हो जाने के बाद अब आगे क्या बचा है, तो वर्णों का अपना करीब करीब विभाजन पूरा हो गया। अब वर्णों के विभाजन के अलावा एक देखिए, एक बचा है, स के बाद ह बचता है, गलती से रह जाता है। ये तीनों के बाद ह बचा है। ह कहां से उच्चरित होता है, तो ह की ध्वनि उच्चरित करके देखिए, ह जो है कंठ से भी नीचे, कंठ से भी पहले जो उच्चारण स्थल होता है वो होता है ह, जीवा के मूल में। यानी जीवा गले में जिस जगह पर चिपकी हुई है उस स्थान से ह का उच्चारण होता है ह। इस तरह से उच्चारण करके देखेंगे आप तो पाएंगे कि जीवा के मूल से इसका उच्चारण होता है, इसलिए ह को जीवा मूल्य कहते हैं। अब आगे देखिए, एक कुछ ध्वनियां और छूट जाती है, जैसे विसर्ग। तो विसर्ग का उच्चारण स्थल कहां होगा, कंठ में होगा विसर्ग। फिर ई च वर्ग य श तालु के अंतर्गत रहेंगे। री ट वर्ग र और श जो है मुर्दा के अंतर्गत रहेंगे। एक होता है त वर्ग। अब त के अंदर एक ल आ गया, एक संस्कृत का और वर्ण होता है जिसका हिंदी में हम प्रयोग नहीं करते हैं, लृ, लृकार। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता, लेकिन कभी बाई चांस पूछ लिया जाए तो इसको ल के साथ ही रखना कि जहां से ल का उच्चारण स्थल उच्चारण होता है उसी जगह से लृ का भी होगा। ठीक है। फिर इससे कौन से होंगे, प वर्ग के सारे वर्णों का उच्चारण यहां से होगा। अब कौन सा बचा है, नासिकी। नासिकी के अंदर हमने अभी तक वर्णों का विन्यास नहीं किया है। तो साथियों देखिए कि हमने जब स्पर्श व्यंजन पढ़े थे तो पंचम वर्ण पढ़े थे, पांचों वर्गों का पांचवा जिसका उच्चारण नासिका से होता है या नाक से होता है, तो उनको हम एक बार फिर यहां पर बांटेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या पांचों के पांचों नासिकीय व्यंजन कहीं गिने नहीं जा चुके, तो बिल्कुल गिने जा चुके हैं। एक नासिकीय व्यंजन क वर्ग के साथ यहाँ है, दूसरा च वर्ग के साथ ट, त और प। इस तरह पांचों वर्गीय व्यंजन एक एक उच्चारण स्थल के साथ पहले से जोड़े जा चुके हैं। लेकिन अब इन पांचों को अलग से नासिकीय व्यंजन करने के लिए दूसरी बार लिखना पड़ेगा। अब इनमें से क्या प्रश्न बनता है, तो इनमें से प्रश्न ये बनता है कि कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थल दो है, डबल उच्चारण स्थल है, दोहरे उच्चारण स्थल है। तो उनके लिए प्रश्न पर अलग से चर्चा कर लेंगे। फिलहाल के लिए नासिकीय व्यंजन लिखते हैं, कौन कौन से होते हैं। पांचों वर्गीय व्यंजनों का जो पंचम वर्ण होते हैं उनको नासिकीय व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जो है नासिका से होता है। इस तरह एक बार के लिए अपने पूरे के पूरे उच्चारण स्थलों की टेबल तैयार हो जाती है। अब वापस देखिए साथियों कि एक आता है अंग। अंग का उच्चारण स्थल कहां होगा, तो अंग का उच्चारण स्थल करने के लिए अपने को उसको नासिका में शामिल करना होगा। क्योंकि अंग क्या होता है, इसको हमने पहले देखा है कि ये अनुस्वार है और ये है विसर्ग। इन दोनों को मिला के अयोगवाह ध्वनियों में शामिल किया था, लेकिन उच्चारण तो इनका भी होगा, तो बिल्कुल होगा। विसर्ग जो है कंठीय रहेगा, विसर्ग क अह, जहां से क बोला जाता है वहीं से विसर्ग, और जहां से नासिका से ये बोले जाते हैं पंचम वर्ण अंग अय ण म, इन्हीं के जगह से अंग बोला जाएगा नासिका से। ठीक वैसे ही एक प्रकार से अपने वर्ण उच्चारण स्थलों की जो है टेबल पूरी तैयार हो गई। अब इसको याद किस तरह से रखना है इस बारे में एक बार फिर से बात करता हूं। सबसे पहले अपने को इनका उच्चारण स्थलों का नाम जो है ना एक क्रम से याद होना चाहिए, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ और नासिका। इसके लिए एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये कहां से कहां की क्रम में है, तो गले से नासिका की तरफ बाहर के क्रम में। कंठ सबसे पहले, फिर तालु, उसके बाद मुर्दा, फिर आता है दंत, फिर ओष्ठ और उसके बाद नासिका। तो 6 नंबर तक के जो उच्चारण स्थल है इनको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और एक जो नया उच्चारण स्थल है उसको अंत में रखेंगे, 10वां जीवामूल, जो सबसे लास्ट में वापस चला जाएगा। अब बीच में जो 3 उच्चारण स्थल आते हैं ये विशुद्ध नहीं है, इनमें दो दो उच्चारण स्थलों का मेल हुआ है, तो इनका कोई मैटर नहीं, इनको अलग तरीके से याद रखेंगे।
फिर इनको एक क्रम से याद रख लिया गया है, तो फिर इसके अंदर विभाजन कैसे करेंगे, कौन से को कौन से के साथ जोड़कर रखेंगे। तो इसके लिए अपने को वर्णों को क्रम से याद रखना है कि सबसे पहले हम स्वरों का विन्यास करेंगे। तो स्वरों के विन्यास में अ आ पहली पंक्ति में लिख दिए, ई दूसरी पंक्ति में तालु के साथ, फिर रहता है ऊ। तो ऊ याद कैसे रहेगा कि अपने को तीसरे में या लेंथ तोड़नी है, तो ऊ का उच्चारण ध्यान दीजिए कि ऊ और ऊ बोलने के लिए अपने को होठों को गोल करना पड़ता है। इसके लिए हम ओष्ठी में आ जाएंगे सीधे कि ऊ और ऊ यहां रहता है। अब ऊ के बाद रहता है री, तो री को हम ट के साथ रखेंगे। री जो है मूर्धन्य है, ऋतु रसाणाम। इस तरह से इसके संस्कृत के सूत्र होते हैं याद रखने के, उन पर भी मैं चर्चा कर लूंगा कि अगर आप उससे याद रखना चाहे तो कैसे रखेंगे। अब त वर्ग के अंदर जो है कौन कौन से स्वर रहेंगे, तो इसमें एक ही प्रकार का, इसमें कोई भी स्वर नहीं रहता है। लृ जो है संस्कृत का स्वर है, इसके अंतर्गत रहता है। तो स्वरों की बात पूरी हुई। उसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण करना है। व्यंजनों में सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, तो पांचों वर्गों को क्रम से हमने यहाँ पर पांचवें उच्चारण स्थल यानी ओष्ठ तक रख दिया। फिर रह जाते हैं अंतस्थ व्यंजन, तो ये देखो यहां से इसका क्रम रखना है, य र ल, तीन तो लगातार आ रहे हैं दूसरे से लेकर चौथे तक, और फिर वह बच जाता है। तो वह विशिष्ट है, मैंने बात की थी कि इससे ज्यादा सवाल बनता है। दंतोष्टीय उच्चारण स्थल किस विशेष वर्ण का है, तो वह वकारस्य दंतोष्टम, इसको संस्कृत में इस प्रकार बोलते हैं। वहां के जो सूत्र हैं इनको याद रखने के लिए थोड़े ज्यादा मदद देते हैं। वह सूत्र भी मैं अभी आपको बता दूंगा कि आप कौन सी सुविधा के लिए कौन सा उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से अपने को ये याद रखने होंगे। और सबसे बढ़िया और सर्वाधिक इन पर हमारी पकड़ कब होगी, वो तब होगी कि हम उच्चारण करते हुए तय कर ले कि हमारे स्वर या तंत्रिका में कंठ कहां पर है। तो इनका उच्चारण कीजिए, अ आ क ख ग घ ड़ और अह। अब ध्वनि जिस जगह से निकल रही है उसको फिक्स कर दो कि ये उच्चारण स्थल तालु है। अंत में यही चीज काम आएगी। परीक्षा में कई बार क्या है कि ट्रिक काम नहीं करते, उस टाइम अपना प्रैक्टिकल नॉलेज काम करता है। तो ऐसे में अपने को अंत में तो उच्चारण स्थलों का निर्धारण करना ही होगा कि कौन सा उच्चारण स्थल कहां पर है। इस बात को ध्यान रखना कि कंठ से लेकर ओष्ठ तक उच्चारण स्थल गले से लेकर नाक होठ तक और बाद में नाक तक पहुंचते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उच्चारण स्थल अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आएंगे। ये समझ हमारे लिए बहुत काम आएगी। अब ये दो उच्चारण स्थल है, इनके लिए कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, इनको रट के याद करना पड़ेगा। कंठ तालु भी है, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ये दंत ओष्ठ जो है कंठोष्ठ की जगह दंतोष्ठ हो गया, और पहले में ये कंठ तालु, इसको ध्यान में रखना है। ए आई ओ औ और व इधर है। अब इनके लिए जो संस्कृत में सूत्र होते हैं वो याद रखने में मददगार हो सकते हैं, पर वो हमारे लिए थोड़े ज्यादा क्लिष्ट हो जाएंगे, थोड़े ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो उनसे मैं बचकर रहने की सलाह दूंगा। एक बार के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में मैं सूत्रों की बात करता हूं याद रखने के लिए, जिसको आप ट्रिक्स कह सकते हैं। लेकिन ट्रिक्स के मामले में उलझने से ज्यादा अच्छा हमारे लिए ये होगा कि हम इनको समझ कर याद रखें कि कंठ कहां पर है और उच्चारण स्थल कौन सा। अब मैं प बोलता हूं तो सीधी सी बात है कि प की ध्वनि होठों से निकली है, तो इसको हम ओष्ठीय कह दिया। त बोलने के लिए जीभ जो है दांतों से टच हुई, मतलब इसको दंतीय। अपने को इस प्रकार से इनको फिक्स करके रखना होगा ताकि हम उच्चारण स्थलों को ध्यान में रख सके। अब यहां से महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, ये बिना काम की चीज नहीं है। यहां से छोटे लेवल की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और पीटीटी की परीक्षा में जहां 50 प्रश्न पूछे जाएंगे वहां से एक सवाल यहां से बनने की अच्छी संभावना रहती है। क्योंकि व्याकरण के 3 खंड होते हैं और तीनों खंडों में सवालों को समान रूप से बांट दिया जाना होता है। तो एक खंड पूरा का पूरा वर्ण विचार जो है वो देखने में छोटा है, लेकिन उसमें काफी विस्तारित बातें आती है, काम काम की बातें। अगर इसको बहुत ज्यादा फैला कर पढ़ा जाए तो जितने बाकी होंगे उससे ज्यादा उलझा हुआ ये हो जाएगा। लेकिन अपने को इसको सरल से सरल तरीके से पढ़ना है। अब इसके ट्रिक कौन से होते हैं, तो संस्कृत में इसके सूत्र हैं जिनको हम ट्रिक नहीं कह सकते। जैसे कंठ है, इसका एक सूत्र बनता है अकुह, अकुह विसर्जनीय कंठ। अकुह विसर्जनीय कंठ, अ का मतलब अ आ हो गया, और कु का मतलब होता है क वर्ग, और विसर्जनीय का मतलब है विसर्ग, पूरे के पूरे एक साथ हो गए। अकुह विसर्जनीय कंठ। फिर आता है इच्छु यसानाम, इच्छु यसानाम तालु। अब इच्छु यसानाम का मतलब क्या हुआ, ई का मतलब ई और ई, चू का मतलब च वर्ग, पूरे के लिए चू का प्रयोग होता है। अब यशा नाम पे तो यह हो गया, श हो गया, और नाम का मतलब इशु यशा नाम ता, इशु यशा नाम तालु, ऐसे बोला जाता है। अकुह विसर्जनीय कंठा, इशु यशा नाम तालु। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टू रसाणाम। अब इसमें क्या होगा, तो देखिए री से अपना री हो गया,
और टू से ट वर्ग हो गया, र से र हो गया और स से स। ये सूत्र भी अपना काम कर सकता है। फिर लृ तु लसा नाम, लृ तु लसा नाम, ये सूत्र है संस्कृत का, ये काम करता है। दंता, ऐसे बोलना पड़ेगा, लृतु लसानाम दंता, ऋतु रसानाम मूर्धा, इचु यसानाम तालु, अकुह विसर्जनीय कंठा। इनका जो सूत्र होता है रट के याद किया जाता है संस्कृत में, और इससे उच्चारण स्थलों का अच्छा विन्यास हो जाता है। अगर किसी को संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता पड़ी है तो उनको इस चीजों की आवश्यकता है। मैंने इनको याद करने के लिए ये तरीका अपनाया था, क्योंकि जब मैंने हिंदी पढ़ी थी उससे पहले मैंने अच्छे से संस्कृत भी पढ़ी थी। तो ये चीज सब पे लागू नहीं होगी, सबके लिए दो अलग तरीके होंगे। एक तो ऐसे विन्यास करना जैसे कि हमने शुरू से किया तो वैसे याद रख सकते हैं। दूसरा, अगर आप उच्चारण स्थल की तगड़ी समझ तैयार कर सकते हैं कि कंठ कहाँ है, तालु कहाँ है, मुर्दा कहाँ है, तो उससे भी हो सकता है। और इन दोनों से अगर नहीं होता है तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि संस्कृत के सूत्रों से हम उच्चारण स्थलों को कैसे याद रखते हैं। उपूपधमानीय ओष्टु, उपूपधमानीय ओष्टु। अब उ और पु ध्यान रखना है। अब उपधमानीय कौन से होते हैं? तो उपधमानीय सूर्य, ये जो ध्वनियां होती है वो इस प्रकार से होती है। इनके लिए अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है, प और फ, इनको अर्ध विसर्ग कहते हैं, आगे के चिन्ह को। ये उपधमानीय होते हैं, लेकिन ये संस्कृत में प्रयोग होने वाले होते हैं, इनको हम हिंदी में नहीं लेते, तो इनको वापस हटा देते हैं। अब उपधमानीय में क्या मतलब है? उ का मतलब है उ, और पू का मतलब क्या है? प वर्ग पूरा का पूरा। तो इतना ही ध्यान रखना, ये ओष्ठ से बोला जाता है, उपधमानी ओष्ठो। फिर ये जो पांच वर्ण है जिनको नासिका से बोला जाता है, पांचों वर्गीय व्यंजनों के पांचवें वर्ण है, इनको नासिका से बोला जाता है। ये तो बड़े ही आसान है, इनको तो याद रखने में कोई समस्या आएगी नहीं। अब कंठ तालु में लिए संस्कृत में क्या प्रयोग होता है? एदेतो, एदेतो कंठ तालु, ओदो तो कंठोष्टम, ओदो तो कंठोष्टम। तो इसमें क्या है कि आगे ए रहता है, इनके आगे ओ रहता है। इसको भी ऐसे रट के याद किया जाता है, एदे तो कंठ तालु, ओदो तो कंठोष्टम, ताकि इनको याद किया जाए। और अब व का क्या रखा जाता है? वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, इससे ये याद होता है। अब ये सारे के सारे ट्रिक, जिनके लागे ट्रिक का नाम लिखा है, वो सारे के सारे संस्कृत के सूत्र हैं, जिनको जिस सुविधा से इनको याद रखने में सहायता होती है उस सुविधा से याद रखें। इस टेबल को एज इट इज ऐसा का ऐसा बनाएं और इस पर थोड़ा आप प्रयास करें, 2-3 बार देखें इसको। आगे के टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार इनको देखें। बार बार देखने से ये ज्यादा उलझा हुआ नहीं है, जैसे कि हमने एक के बाद एक को यहाँ पर जमाया है, उलझी हुई बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कौन सा तरीका उच्चारण स्थल को याद रखने के लिए करते हैं। अब बात आती है कि सवाल कहां कहां से बनता है, तो मैं बताता हूं आपको वापस। पहला प्रश्न यहां से बनता है कि एक कोई भी वर्ण दिया जाता है और पूछ लिया जाता है उसका उच्चारण स्थल कौन सा है। पहला प्रश्न यहां से बनता है। दूसरा प्रश्न, एक कोई भी वर्ण देकर पूछ लिया जाता है कि उसकी ध्वनि कौन सी है, तब अपने को सवाल यहां से उठाना होगा, कंठीय है, तालवीय है, मूर्धनीय है, दंतीय है या ओष्ठीय। इनके अलावा संख्या सवाल यह बनता है कि उच्चारण स्थलों की संख्या कितनी है। फिर सवाल क्या बनता है? दो दो उच्चारण स्थलों वाले, जिसकी हम बात करेंगे। अब दो दो उच्चारण स्थल कैसे? तो आपने ये टेबल देखी है, कुछ वर्ण ऐसे होंगे जिनके आगे दो दो उच्चारण स्थल है। तो कहां पर है? ये यहां पर, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ और दंत ओष्ठ। यहां पे कौन कौन से वर्ण रहते हैं? ये 5 वर्ण, ए आई ओ औ और व। इनके उच्चारण स्थल कितने कितने? दो दो, ये रहे यहां पे। यानी ए किस किस से बोलेंगे? कंठ तालु से। ऐ किस से बोलेंगे? कंठ तालु से। ओ किस से बोलेंगे? कंठ ओष्ठ से। औ कंठ ओष्ठ से और व दंत ओष्ठ से। अर्थात इन 5 व्यंजनों का 5 जो है वर्ण, इनके दो दो उच्चारण स्थल है, दो दो उच्चारण स्थल। इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। अब 5 ऐसे और वर्ण है इस टेबल में जिनके उच्चारण स्तर डबल है। उनको ढूंढने की आप कोशिश किए हो सकता है आपने पहले ही उनको डिटरमाइन कर लिया हो कि कहां पर है वो। तो वो है यहां पर, देखिए, पंचम वर्ण। इन पंचम वर्णों को हमने पहले वर्गीय व्यंजनों के साथ एक एक उच्चारण स्थल के साथ सेट कर रखा है। देखो, क वर्ग, क वर्ग में ये अंग पहले ही आ चुका है, मतलब इसके उच्चारण स्थल हो गए 2। अब च वर्ग के अंतर्गत यह आ चुका है, तो इसका उच्चारण स्थल एक यहां और दूसरा यहां हो गए 2। फिर ये जो अण है वो ट वर्ग का पंचम है, न जो है त वर्ग का पंचम है और म जो है प वर्ग का पंचम है। इस तरह से नासिकीय जितने भी 5 व्यंजन है, इन पांचों के उच्चारण स्थल भी कितने हो गए? 2 2।
इनके भी दो दो उच्चारण स्थल और इनकी संख्या कितनी है 5। तो 5 ये वाले और 5 ये वाले, कुल 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थल दो दो है। तो पूरी की पूरी वर्णमाला के अंतर्गत ऐसे कितने वर्ण हुए जिनके दो दो उच्चारण स्थल है? तो उन वर्णों की संख्या होती है 10। अब वो वर्ण है कौन से, उनको हम टेबल से निकालेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। 5 तो है पांचों वर्गों के पंचम वर्ण जिनका नासिक उच्चारण स्थल के साथ साथ प्रत्येक वर्ग के साथ अपना उच्चारण स्थल विशिष्ट है। और दूसरा ये ए आई ओ औ और वह है जिनके आगे दो दो उच्चारण स्थलों की हमने बात की है। साथियों, जितने तरीके मैंने उच्चारण स्थल को याद रखने के बताए हैं उन तमाम तरीकों से आप इनको याद रख सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न किस प्रकार से यहाँ से पूछे जाएंगे इसकी बात भी हमारी हो चुकी है। अब बात रहती है इनके महत्व की, उच्चारण स्थलों का महत्व क्या है। तो सबसे बड़ा महत्व है उच्चारण स्थलों का भाषा के उच्चारण में शुद्धता। उच्चारण में शुद्धता मेरे स्वयं के अनुभव है कि जब तक मुझे उच्चारण स्थलों का ज्ञान नहीं हुआ तब तक मेरे से उच्चारण जो है शुद्ध रूप से नहीं हो पाए, चाहे कितने भी प्रयास कर लिए उच्चारणों में मिस्टेक हुई ही हुई है। जैसे अपने च स का मामला रहता है, ये देखो पांचों च है, इनकी समस्या का सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारे पास उच्चारण स्थलों का ज्ञान होगा। तो एक भाषा शास्त्र के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा विशिष्ट वर्ण कौन से स्थल से उच्चरित होता है ये हमारा ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ अपना उच्चारण स्थलों का जो है टॉपिक वर्ण व्यवस्था के अंदर पूरा होता है कि पूरे के पूरी वर्णमाला के उच्चारण स्थल किस प्रकार से हम सेट कर सकते हैं। ये टेबल आपके नॉलेज को इंप्रूव करने में मददगार हो सकती है। अगर एक बार में कार्य नहीं होता है, पूरा का पूरा याद नहीं होता है, सिस्टम समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को 2 बार देखेंगे। वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए मैंने पहले आपको कम से कम उलझाया है कि वर्णों का विभाजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, स्वर कौन से कितने, व्यंजन कौन से कितने। और यहाँ पर भी मैंने कोशिश की है कि आपको ज्यादा उलझाया नहीं जाए, आपको डराया नहीं जाए भाषा से, क्योंकि अगर एक बार डर लगता है किसी टॉपिक का या किसी भी विषय का तो बाद में उसको पर पकड़ बनाने में अपने को समस्या आती है। इसके साथ अपना आज का टॉपिक पूरा होता है। मिलते हैं साथियों अपनी अगली कक्षा में, जो कि वर्ण विचार की अपनी अंतिम कक्षा होगी। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।